फार्मा इंडस्ट्री में एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सीडीएमओ। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इस कैटेगरी के अंदर वो कंपनियां आती हैं जो दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इनोवा कैपिटल लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हो सकता है ये आईपीओ 2023 का आखिरी आईपीओ हो। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनोवा कैप्टब लिमिटेड, कैप्टब का मतलब होता है कैप्सूल एंड टैबलेट्स। ये कंपनी 2005 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। एंड जो ये कंपनियां ये डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बनाती है, जैसे कि टैबलेट, सिरप, ड्राई इंजेक्शन पाउडर, ऑइंटमेंट एंड लिक्विड मेडिसिन। अब जो ये सीडीएमओ बिजनेस होता है, जो ये बिजनेस मॉडल होता है, ये काफी शटल बिजनेस मॉडल होता है। बेसिकली एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपका उस क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड बाद में आप उस क्लाइंट के लिए डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लग जाते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दैट मीन्स एक बार कोई कस्टमर अगर आपसे एसोसिएटेड हो गया तो मान के चलो आपके लिए काफी लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बन जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है दैट इस काम को करने के लिए आपको प्लांट लगाने पड़ते हैं, प्लांट्स का अप्रूवल लेना पड़ता है एंड जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। ये काफी क्रिटिकल होता है बिकॉज फार्मा सेक्टर की जो भी कंपनियां होती हैं जो इस तरह का काम करती हैं वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रहती हैं। अब जो ये कंपनी है ये काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब जो ये कंपनी है, इस कंपनी के कुछ फेमस क्लाइंट्स हैं सिप्ला, ग्लेनमार्क, वॉकहार्ट, अजंता फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, स्मार्ट लैबोरेटरीज, इंडिको रेमेडीज जैसी कंपनियां। अब जो ये सीडीएमओ कंपनियां होती हैं इनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो इन कंपनीज के क्लाइंट्स होते हैं वो फार्मा कंपनियां ही होती हैं। उनको पता होता है कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगा, उसमें कितनी कॉस्टिंग लगेगी। एंड अगर आपके क्लाइंट को ये पता है तो आप मान के चलो उस क्लाइंट से आप ज्यादा प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। तो जो ये बिजनेस मॉडल होता है, अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, साथ ही साथ जो आपके मार्जिन होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। अब ये बात इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको अच्छी तरह से पता है। उनको ये भी पता है अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी बनना है, आपको फेमस कंपनी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करने पड़ेंगे। कर दिए, इस कंपनी ने अपने खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए। आज की डेट में इस कंपनी के 600 डिफरेंट जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 73% रेवेन्यू वो सीडीएमओ बिजनेस ऑपरेशन से आती है। 18% रेवेन्यू वो जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बिकते हैं उनके थ्रू आती है, बेसिकली डोमेस्टिक जेनरिक प्रोडक्ट्स। एंड बाकी की 9% रेवेन्यू इस कंपनी की इंटरनेशनल जेनरिक प्रोडक्ट से आती है। एंड जो इस कंपनी की सीडीएमओ बिजनेस की रेवेन्यू है वहां से 56% रेवेन्यू वो टॉप 10 क्लाइंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 70% रेवेन्यू वो टॉप 20 कस्टमर से आती है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था दैट जो सीडीएमओ बिजनेस होता है वहां पर आपके पास काफी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है। एक बार कोई क्लाइंट आपसे एसोसिएट हो गया तो उसके साथ आपके बिजनेस रिलेशन वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की 35% रेवेन्यू है ये उन क्लाइंट्स हैं जो इस कंपनी के साथ एटलीस्ट 10 ईयर या फिर उससे ज्यादा टाइम से एसोसिएटेड है। 49% रेवेन्यू ऐसे कस्टमर्स हैं जो 5 साल या फिर 10 साल से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है एंड बाकी रेवेन्यू इस कंपनी की उन कस्टमर से आते हैं जो इस कंपनी के साथ अप टू 5 ईयर तक एसोसिएटेड है। अभी भी सीडीएमओ बिजनेस मॉडल इस कंपनी का मेन बिजनेस है एंड वहां पर आपको चाहिए होती है कैपेसिटी। तो अगर हम इस कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो कहीं वो 50% है एंड कहीं वो 85% है। तो देयर आर चांसेस दैट फ्यूचर में इस कंपनी को अपनी कैपेसिटी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पेयर कैपेसिटी सिर्फ 15% है तो आप उसके साथ लिव अप नहीं कर सकते, आपको वो कैपेसिटी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। एंड कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए पैसे एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 570 करोड़ रुपीस का, इसमें से 320 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 426 रुपीस से 448 रुपीस का प्राइस बैंड है, 33 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,784 रुपीस की। 21 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 26 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। नाउ इस आईपीओ के थ्रू जो भी फंड इस कंपनी के पास आएगा उस फंड का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं।
तो इस कंपनी का एसेट बेस ये मार्च 2021 में था 370 करोड़ रुपीस के आसपास का, जो कि बढ़कर जून 2023 में 1085 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2021 में 412 करोड़ रुपीस के आसपास थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 936 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। यहाँ पर हमें 21 एंड 22 के बीच में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था, बट अब इस कंपनी की रेवेन्यू वो एक किस्म से सेटल हो गई है। ऐसे ही इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये मार्च 21 में 34 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 23 में 68 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। बोरोइंग इस कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से थोड़ी सी कंसर्निंग है, बिकॉज अभी इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 441 करोड़ रुपीस के आसपास है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है। बट इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो बोरोइंग पोजीशन है वो चेंज होने वाली है, बिकॉज थोड़े से पैसे इस आईपीओ के यूज होंगे इस कंपनी की डेट्स की रीपेमेंट के लिए। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करती जा रही है। ये काफी अच्छा माना जाता है, बिकॉज अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है तो मान के चलो उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तो एक किस्म से अश्योर्ड है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो ये कंपनी 12 to 13% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है एंड 7 to 8% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। नाउ अब ये कंपनी अपना आईपीओ अप्रोक्सीमेटली 32 की पी वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। ये आईपीओ महंगा है, सस्ता है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस कंपनी को इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, दैट ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर वो बेकार परफॉर्म कर रही है, एंड आईपीओ महंगा है। तो माइंडेड फार्मा सेक्टर की काफी सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑलरेडी लिस्टेड है एंड ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, लॉरस लैब्स, अजंता फार्मा, जेपी केमिकल्स, नेटको फार्मा, एरिस लाइफ साइंस, इंडिको रेमेडीज, सुबेन फार्मास्यूटिकल एंड विंडलास बायोटेक जैसी कंपनीज के साथ माइंडेड कई सारी जो कंपनियां हैं वो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स भी हैं एंड क्लाइंट्स भी हैं। नाउ अब अगर हम इस कंपनी को इस कंपनी के कॉम्पिटिटर में कंपेयर करें रेवेन्यू वाइज, तो ये कंपनी सबसे छोटी कंपनी है। दैट मीन्स फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही इस कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स वो भी थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में इस कंपनी से बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनियां अवेलेबल है एंड बेकार परफॉर्म करने वाली कंपनियां भी अवेलेबल है। तो बेसिकली दोनों तरह की कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 32 के पी वैल्यूएशन पर, ये करंटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इस कंपनी के आईपीओ को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिले, अच्छी लिस्टिंग हो, ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप कंपनी ने अपने आईपीओ में छोड़ा ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अगेन दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, सोच समझ कर लेना, बट कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करना। जैसा कि सबसे पहला है सीडीएमओ बिजनेस ऑपरेशन। इस बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है, एक बार कस्टमर आपके पास आ गया तो आप उसके साथ काफी लंबे टाइम तक काम करते हो, तो एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी तो रहती है। दूसरा है इस बिजनेस मॉडल में मार्जिन। तो बेसिकली फार्मा सेक्टर की जो सीडीएमओ कंपनियां होती हैं उनके मार्जिन एज कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज इतने नहीं होते। इन कंपनीज के मार्जिन नॉर्मली कम ही रहते हैं। ये कंपनी ने रियलाइज भी किया है एंड इस कंपनी ने अब अपने पर्सनल ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां पर आपके पास लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है, मार्जिन्स आपको इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, बट हाँ अगर वो इंप्रूव हो रहे हैं तो आपको फिर सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।